आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 3 सदस्य थे। एक उसकी पत्नी, दूसरी उसकी अपनी बेटी और एक वो श्याम। 3 सदस्य के इस परिवार की रोजी रोटी का सिर्फ एक साधन था, और वो साधन था उस किसान की अपनी खेती बाड़ी। छोटा सा एक खेत था, बहुत बड़ा भी नहीं, यही कोई 2-4 एकड़ का खेत। उस खेत में वो हर तरह की चीज़ लगाता था। बारिश का आए तो धान की फसल, बारिश जाए तो कुछ दलहन की फसल। खेत में कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे थे जिसमें सब्जी और फल भी होते थे। पूरे गांव और गांव के आसपास के दूसरे गांवों में उसके खेत की बड़ी चर्चा थी। लेकिन एक ख़ास बात ये थी कि उसके खेत के आसपास के जो दूसरे खेत थे, वो सारे खेत एक जमींदार के थे, उस क्षेत्र के जमींदार के, जो उस गांव का जमींदार और आसपास के गांव के क्षेत्र का जमींदार था। जमींदार जब भी कभी अपने खेतों की तरफ निकलता था खेत के काम काज की देख रेख के लिए, तो उस जमींदार के दिल में एक बात हमेशा खटकती थी, और वो खटकने वाली बात सिर्फ उस किसान का नाम गोकुल था। गोकुल किसान के उस खेत को देखते ही उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सीने में कोई सूल चुभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गोकुल के खेत के आजू बाजू आसपास दूर तक की जो ज़मीन थी, जो खेत थी, वो उस जमींदार की थी। जमींदार अपने गुर्गों से, साथ घूमने वाले उसके अपने नौकरों से कहता था, मेरी निगाह जहाँ तक जाती है मुझे मेरा खेत नज़र आता है। बस एक दिल में चुभने जैसा ये बीच का जो खेत है, गोकुल का खेत, वो मुझे सूल की तरह चुभता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ मेरा ही मेरा खेत, मेरी ज़मीन, और बीच में उस गोकुल की ज़मीन है। कई बार चाहा है मैंने इस खेत को मैं ले लूँ, मगर वो मानता नहीं, और इसलिए वो अपने उन आदमियों से, नौकरों से कहता है कि इस गोकुल से कभी बात करके देखो, ये हमको अपना एक खेत दे दे, क्योंकि मुझे इसका खेत देख कर कैसा लगता है कि मैं इसे कब किसी तरह खरीद लूँ या हथिया लूँ। तो उसके आदमी उसको समझाते हैं कि जमींदार साहब, आप भी जानते हैं, पूरा गांव ही नहीं आसपास के दूसरे गांव के लोग भी जानते हैं कि इस गोकुल ने इस खेत को मुंह मांगे दाम में देने के बाद भी बेचने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस ज़मीन का पता नहीं कैसा वरदान है कि इसमें जो भी बीज डाल दो फसल बहुत अच्छी उगती है। उस बीज से पेड़ पौधे होते ही होते हैं। जाने क्या इस खेत की खासियत है कि इसमें बहुत अच्छी फसल होती है। जमींदार कहता कि यही बात तो हम भी जानते हैं, और यही बात हमें बहुत खटकती है ये बात, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि किसी तरह ये खेत हासिल कर लिया जाए। तो नौकर कहते हैं कि जमींदार साहब, अगर जा कर के उससे बात करोगे तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के मना कर देता है कि मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, मैं इसे किसी कीमत में नहीं बेच सकता।
तो जमींदार कहता कि अगर वो सीधे से नहीं मानता हम कुछ और उपाय करेंगे। फिर मेरी खोपड़ी तो कुत्ते की खोपड़ी है, ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में है कि अगर मैं चाहूँ तो उसे खड़े दम हासिल कर सकता हूँ, कब्जा कर सकता हूँ, वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो नौकर कहते कि जमींदार साहब तब तो फिर यही कोई उपाय करना पड़ेगा। जमींदार भी कहता कि ज़रूर करूँगा और इस ज़मीन को मैं हासिल करके रहूँगा। नौकर पूछते हैं कैसे करेंगे? तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। बोले देखो, अभी इसके खेत में बड़ी मस्त फसल उगी है और फसल पक गई है, बस गोकुल के काटने का इंतज़ार है। तभी हमको कोई चाल चलनी है। चाल क्या चलनी है? गोकुल फसल काट के ना ले जाए। क्यों? ये फसल उसके हाथ ही नहीं आनी चाहिए। नौकर पूछते फसल हाथ नहीं आएगी तो क्या किया जाए जमींदार जी? ये आग लगा दो, उसके खेत की इस फसल में आग लगा दो। नौकर बोलते अरे ऐसा करना तो गलत होगा। गलत और सही की हमें कोई परवाह नहीं, ज़मीन हासिल करना है हमको किसी तरह से। और यही कह कर के फिर वो अपने आदमियों से बोलकर फसल में आग लगवा देता है खेत के। अब फसल में आग लगते ही धुआं उठता है। दूर से लोग देखते हैं कि कहीं खेत में आग लग गया है। गांव में हल्ला मच जाता है कि लगता है किसी के खेत में आग लगा है। कुछ लोग इस बात का पता करते हैं कि खेत किसका है। पता चलता है कि गोकुल का खेत है। जा कर के कुछ लोग गोकुल के घर में बताते हैं कि गोकुल गोकुल तुम्हारे खेत में आग लग गया। गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर के गोकुल अपनी पत्नी और बेटी को भी साथ लेता हुआ फसल को बचाने के लिए खेत की तरफ जाता है। लेकिन तब तक आग बहुत भड़क चुकी होती है और बहुत आग जल जाने से खेत की आधी से अधिक फसल जलकर नष्ट हो जाती है और देखते ही देखते सारी फसल जल जाती। गोकुल बहुत रोता है, उसकी बेटी और पत्नी भी खूब रोते हैं कि ये क्या हो गया। गोकुल तो कहता है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, बस इस खेत से जो भी फसल होती थी उसको बेचता था और किसी तरह घर परिवार का खर्चा चलाता था। सब जानते हैं कि मुझे लालच नहीं है, इस छोटे से खेत में भला फसल भी कितनी होती है। अब वो बेचारा घर में उदास बैठा है, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। किसका सहारा ले? कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। गांव के लोग भी जमींदार के कर्जों से दबे पड़े थे, इसलिए किसी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि कोई आगे बढ़कर गोकुल की मदद कर सके। गोकुल घर में उदास बैठा था। उस वक्त घर का खाना भी नहीं बना था। गम के मारे सब चुप बैठे थे। तभी जमींदार वहाँ झूठी सांत्वना देने के लिए उसके घर पहुँचता है और कहता है गोकुल भैया, गोकुल भैया क्या हो रहा है? अरे इतना चुपचाप सन्नाटा सा है, इतने गम में डूबे बैठे हो भैया। हाँ हाँ, मैंने भी सुना बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पूरी फसल नष्ट हो गई। मत उदास हो गोकुल भैया, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। गोकुल कहता तो क्या करूं जमींदार साहब, मेरी तो इतनी ताकत नहीं कि फिर से मैं कुछ कर सकूं। करना तो पड़ेगा ही गोकुल भैया, ये फसल नष्ट हो गई तो हो गई, फिर से खेती करो, फिर से बीज बो। और तुम्हारा खेत तो फिर ऐसा खेत है कि कुछ भी बो सब कुछ उग जाता है। क्या खेत पाया है तुमने, कितना अच्छा नसीब पाया है तुमने। उसकी इस तरह की कुटिल बातें सुनकर उसकी बेटी का दिमाग इस बात की तरफ दौड़ता है कि ये आदमी कभी हमारे घर नहीं आता और आज बड़ी झूठी सांत्वना देने आया है। ज़रूर कहीं दाल में काला है। बेटी जो थी गोकुल की, वो बहुत बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि की थी। जमींदार की बातें लच्छेदार ऐसी सुन करके ऐसा उसका दिल कर रहा था कि तड़ाक से कह दे जमींदार साहब, आपकी अपनी झूठी हमदर्दी और ये झूठा प्रलोभन बंद कीजिए।
लेकिन क्या करती, माँ और पिताजी के लिहाज से उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जमींदार की सारी बातें सुनती रही। फिर जमींदार ने कहा कि गोकुल भैया, मैं तुम्हारे और कब काम आऊँगा, तुम तो मुझे अपना कुछ समझते ही नहीं। एक काम करो, मैं कुछ रुपए दे देता हूँ तुम्हें। तो गोकुल कहता कि ना ना, मैं किसी से उधार रुपए लेकर के कर्ज में दबना नहीं चाहता। तो जमींदार कहता भैया, इसे कर्ज मत समझो, समय पे मदद समझो। और फिर कर्ज नहीं लोगे, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, तो करोगे क्या? फिर से खेती तो करना ही पड़ेगा, और कब तक बैठे रहोगे? तो गोकुल कहता है कि मैं कर्ज लूँगा तो उसे चुकाऊँगा कैसे? फसल होगी तो उसे बेच दूँगा, जो पैसा आएगा उससे घर का खर्चा और आगे का काम चलाऊँगा, तुम्हें पटाने के लिए पैसा कब बचेगा? तो कहता है जमींदार, गोकुल भैया धीरे धीरे दे देना, थोड़ा थोड़ा करके दे देना, मैं इतना तो भरोसा आप पे रखता हूँ। आप मेहनत करोगे, वादा करोगे, तो मेरा दिल आपके ऊपर और भरोसा करेगा, बस आपका वादा होना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद गोकुल ये तय करता है कि ठीक, इसके सिवा और कोई रास्ता तो है नहीं। फिर वो हार कर कहता है कि ठीक है जमींदार साहब, आप मेरी मदद करने आए हैं, खुद लक्ष्मी को साथ लेकर आए हैं, तो मैं आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा नहीं सकता। आपकी मदद लेकर के मैं फिर से खेती करूँगा। और यह कहकर वो कहता है ठीक है, आप मुझे दे दीजिए रुपए। तो जमींदार इसी मौके के इंतज़ार में था। वो तुरंत 10,000 रुपये निकाल करके देता है और कहता है कि गोकुल भैया, ये लो पैसे, और इससे बीज खरीदना, फिर से फसल उगेगी, पकेगी, काटोगे, बेचोगे, उसके बाद मेरा पैसा दे देना, मैं तब तक सब्र कर लूँगा, और तो और मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लेता। आप बड़े अच्छे इंसान हो, भाई जैसे हो, ऐसा वैसा बात कर रहा के बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसकी बेटी ये सब सुनकर समझने लगी कि ज़रूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। बड़ी हमदर्दी दिखा रहा है जमींदार, जो कि अपना एक पैसा कभी नहीं छोड़ता। चमड़ी जाए तो जाए, मगर इसकी दमड़ी ना जाए। ये ऐसा इंसान आज पिताजी के साथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहा है। तो वो पैसे जमींदार दे करके चला जाता है। जब जमींदार जाता है तो रास्ते में उसके आदमी उससे कहते हैं, जमींदार साहब आपने ये क्या किया? उसको पैसे दे दिए बीज खरीदने के लिए, कल जा कर के वो बीज खरीद के ले आएगा और खेती करना शुरू कर देगा, मगर आपने इस वक्त ऐसे मौके पे उसकी मदद क्यों की? और जब मदद करना ही था तो फसल में आग क्यों लगाई? तो जमींदार बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ हंसते हुए कहता है, यही तो मेरी जमींदारी की खोपड़ी है जो तुम नहीं समझोगे। अब बताता हूँ कि आगे क्या करना है। कल जब वो जाएगा खेत के लिए, अपने बीज लाने के लिए, तो जानते हो शहर जाने के लिए बीच से जो रास्ता जाता है वो जंगल से होते हुए जाता है। बीच में जहाँ जो जंगल पड़ता है, वहाँ तुम और तुम्हारे कुछ साथी अपना भेष बदल कर, चेहरे पे कपड़ा बांध के इसको रोक लेना और सारा पैसा लूट लेना। ये चाल चलना है। तब बोलते अच्छा हाँ, और पैसा जब इसे लूट लेंगे तो उसके बाद हम अड़ जाएंगे कि भैया हम नहीं जानते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम हमको हमारे पैसे तो ज़रूर दोगे। अब होता यही है कि जब गोकुल शहर की तरफ जा रहा होता है तो बीच रास्ते में जमींदार के आदमी भेष बदलकर, मुंह में नकाब बांधकर, उस गोकुल बेचारे सीधे साधे आदमी के सारे पैसे छीन लेते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है। अब बेचारा गोकुल किसी तरह घर पहुंचता है रोते बिलखते, और अपनी बेटी और पत्नी को सारे किस्से सुनाता है। तो बेटी का दिमाग तुरंत इस बात की तरफ दौड़ता है कि ज़रूर यहाँ पे जमींदार की कोई चाल है। वो माँ और पिताजी से कहती है, तो माँ पिताजी कहते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि जमींदार ने ऐसा कुछ किया होगा।
देखते जाओ, जो भी होगा ईश्वर सच्चा इंसाफ करेगा। हम अगर अपनी जगह सच्चे हैं, सही हैं, तो ईश्वर हमारी रक्षा ज़रूर करेगा। ऐसा गोकुल अपनी बेटी को समझाता है। अब उसके कुछ दिन बाद जमींदार आता है और कहता है, भैया बीज ले आए, फसल कब से खेतों में काम कब से शुरू करोगे? तो फिर गोकुल रोते हुए सारी बात बताता है कि जमींदार साहब, मेरे तो पैसे लूट लिए गए। तो जमींदार कहता है कि ये सा क्या उल्टा पुल्टा बता रहे हो, कौन तुम्हारा पैसा लूट लेगा? क्यों झूठ बोलते हो गोकुल भैया, पैसा कहाँ है? बीज लाए कि नहीं लाए? तो वो रो रो कर अपनी बात बताता है, मगर जमींदार कहता है कि देखो भाई, तुम्हारा जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे पैसे आपको देने पड़ेंगे, और नहीं तो ये खेत हमारे पास कुछ दिन के लिए गिरवी रख दो। तो इतना ही सुनना था कि गोकुल की पत्नी और गोकुल की बेटी तमक के कहते हैं, माफ़ कीजिएगा जमींदार साहब, पैसे लिए हैं आपसे, और ये पैसों की मदद भी आप ही करने आए थे, हम तो आपके पास मांगने गए नहीं थे। जमींदार कहता है कि भाई, पैसा पैसा होता है, इन्हीं पैसों के लिए आप खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, और किस्मत से जितना पाना हो उतना पाते हैं। मैं भी इन्हीं पैसों के लिए इतना सब कुछ करता हूँ। जिस तरह से पैसा तुम्हारी ज़रूरत है, पैसा मेरे लिए भगवान है, जमींदार का ये कहना होता है। तो जमींदार गोकुल की बेटी और पत्नी कहते हैं, हमने पैसे लिए तो पैसे के बदले पैसे ही देंगे, हम अपना खेत नहीं देंगे। तो जमींदार कहता है कि देखो भाई, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल आप चौपाल पे इकट्ठे हो जाना, वहीं इस बात का फैसला होगा पूरे गांव वालों के सामने। हाँ, जाने से पहले मैं एक थैला दे रहा हूँ तुम्हें, इस थैले में 2 पत्थर डाल देना। पत्थर में से 2 पत्थर, जो 2 पत्थर आप डालोगे, एक काला और एक सफ़ेद पत्थर, चौपाल पे आ जाना, इस थैले में 2 पत्थर, एक काला एक सफ़ेद डाल करके आपकी बेटी सबके सामने पत्थर दिखाएगी, एक काला एक सफ़ेद पत्थर है या नहीं। देख लेने के बाद आंखें बंद करके थैले में हाथ डाल करके पत्थर निकालेगी, और पत्थर यदि सफ़ेद निकला तो तुम पैसे के बदले पैसे ही लौटाना, मैं तुम्हारा खेत नहीं लूँगा। और यदि काला पत्थर निकलता है तो तुम्हें या तो मेरे पैसे तुरंत लौटाने होंगे या खेत मेरे पास गिरवी रखना होगा। बोलो मंजूर है? तो अगर मंजूर नहीं है तो मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। तो ज़मींदार अपनी चाल के अनुसार उनके सामने ये शर्त रखता है, या तो मेरी शर्त मंजूर करो या मेरे पैसों का इंतज़ाम करो। अब गोकुल हक्का बक्का हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ मुसीबत में फंस गया। तो अब बेटी बड़े प्यार से अपने पिता को इशारा करके कहती है, पिताजी आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बेटी पिताजी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि कह दो हमें मंजूर है, क्योंकि बेटी ने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। बेटी कहती है, पिताजी जमींदार साहब से कह दो हमें उनकी शर्त मंजूर है, कल चौपाल में मैं इस थैले में 2 पत्थर डाल के ले आऊँगी, और जैसा ये कहते हैं वैसा ही होगा। इस तरह से कह करके बेटी शर्त मंजूर कर लेती है, और ज़मींदार एक थैला दे करके चला जाता है। जो छोटा सा थैला होता है उसमें हाथ डाल सके बस इतना से होल रहता है। बेटी दूसरे दिन अपने पिता और माँ को लेकर के चौपाल पहुँचती है। उसमें पहले से उसने एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर डाल दिया था, लेकिन बेटी की चालाकी ये थी कि सफ़ेद पत्थर जो लाती है और काला पत्थर दोनों का आकार एक जैसा होता है, बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि
उस सफ़ेद पत्थर को छूने से उसको पता चल जाए कि ये सफ़ेद पत्थर है, ऐसा उसमें कुछ बेटी ने अपनी बुद्धि लगा करके काम कर दिया रहता है। दूसरे दिन वो थैला लेकर के चौपाल पे पहुंच जाती है, जहाँ पे पहले से गांव के कुछ लोग और जमींदार के आदमी मौजूद रहते हैं। अब चौपाल में पहुंचने के बाद जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बेटी कहती है कि जमींदार साहब, आपके शर्त के मुताबिक अब ये काम शुरू होगा। इस थैले में मैं आपके कहे मुताबिक एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डाल कर ले आई हूँ। ज़मींदार कहता है कि पहले उस काले और सफ़ेद पत्थर को सबके सामने दिखाओ कि पत्थर वैसे ही मेरे कहे मुताबिक है या नहीं। तो गोकुल की बेटी सबको थैले में रखे वो पत्थर दिखा देती है, एक काला और एक सफ़ेद। फिर उस थैले को बंद किया जाता है और बंद करने के बाद अब जमींदार कहता है कि इस लड़की की आंख बंद कर दी जाए, उस पर कपड़ा बांध दो। बेटी की आंख पे कपड़ा बांध दिया जाता है और कपड़ा बांधने के बाद उस लड़की से कहते हैं कि तुम इस थैले में हाथ डालो और सफ़ेद पत्थर निकालो। यदि सफ़ेद पत्थर निकला तो तुम्हें तुम्हारा खेत मिल जाएगा वापस, और रुपए के बदले तुम रुपए अपने समय पर देना अपनी सुविधा अनुसार। और यदि काला पत्थर निकला तो खेत गिरवी रखना होगा। ये शर्त मंजूर है? तो गोकुल की बेटी कहती है कि हाँ मंजूर है। अब उसके बाद एक व्यक्ति थैला पकड़ता है और गोकुल की बेटी को धीरे धीरे आगे बढ़ा करके कहा जाता है कि अब थैले में हाथ डालो। फिर उसका हाथ पकड़ करके थैले के मुंह पे रखते हैं। बेटी उस थैले में अंदर हाथ डालती है और थोड़ी देर बाद एक पत्थर निकालती है। जैसे ही वो पत्थर निकलता है तो लोग देख के हैरान कि पत्थर सफ़ेद ही निकला। तो जमींदार ये देख करके हक्का बक्का रह जाता है कि अरे वो तो शर्त हार रहा है। फिर कहता है कि ठहरो ठहरो ठहरो, सफ़ेद पत्थर निकला अच्छा है, मगर मैं चाहूँगा कि तुम एक बार और ऐसा करो। अगर दोबारा सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं बिना ब्याज के अपना कर्ज आपकी सुविधा अनुसार लूँगा और खेत की तरफ कभी आँख उठा के भी नहीं देखूँगा। तो बेटी कहती कि चलो ठीक है, अगर ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो दोबारा भी सफ़ेद पत्थर निकल जाएगा। और ऐसा कह के वो उस पत्थर को वापस उस थैले में डाल देती है और फिर उसको थैले को हिलाया जाता है कि शायद पत्थर जमा होगा अपनी जगह पे और उसको पता होगा, इसलिए निकाल लिया। फिर दोबारा वैसे ही किया जाता है। दोबारा फिर गोकुल की बेटी थैले में हाथ डालती है और दोबारा फिर पत्थर निकालती है तो फिर सफ़ेद पत्थर निकलता है। ये चीज़ देख करके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर 2 बार सफ़ेद पत्थर निकला तो कैसे। गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब ये कहते हैं ये तो ईश्वर का चमत्कार है। गांव की महिलाएं भी कहती है कि गोकुल का साथ खुद भगवान दे रहा है। जमींदार साहब, आपको गोकुल की ज़मीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है, और आपने जो कर्ज का पैसा दिया बिना ब्याज के गोकुल अपनी सुविधा अनुसार लौटाएगा। चौपाल में पंचों का यही फैसला होता है। अब जमींदार छोटा सा मुंह लटका करके वहाँ से चला जाता है। फिर गोकुल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी जब घर आ जाते हैं तो गोकुल अपनी बेटी से पूछता है, बेटी आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तुमने 2 बार पत्थर निकाला, दोनों बार सफ़ेद पत्थर निकला, आखिर कैसे? तो बेटी कहती है, पिताजी, जमींदार अगर अपने कमीनेपन की बुद्धि से, कुटिल बुद्धि से इतना होशियार है तो ईश्वर ने हमको भी अच्छाई की बुद्धि दी है, जो कि वक्त पे हमारे काम आती है। भगवान की दी हुई इस बुद्धि से हम अपनी सहायता कर लेते हैं। बेटी तब बताती कि पिताजी, मैंने जो सफ़ेद पत्थर उसमें डाल रखा था
उस सफ़ेद पत्थर के आकार प्रकार को मैंने कई बार टटोल के अच्छे से महसूस कर लिया था कि वो पत्थर किस आकार का है। उस सफ़ेद पत्थर के बीच में एक धारी जैसी थी, उसमें उंगली फेरती पता चलता था, और धारी के नीचे में एक गांठ जैसी निकली है, जिसको छूने से पता चल जाता था कि ये सफ़ेद पत्थर है। और काला पत्थर जो था पूरी तरह से खुरदरा था। अगर मैं काले पत्थर को हाथ लगाती तो उसका खुरदरापन मेरे हाथ में उंगलियों में टच होते ही पता चल जाता था कि ये काला पत्थर है। पिताजी, आप ये ना भूलें कि संसार में आँख वाले बहुत हैं और कुछ नेत्रहीन भी होते हैं। जो नेत्रहीन होते हैं उनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी होती है कि वो स्पर्श से पता कर लेते हैं कि ये कौन सी वस्तु है, क्या है, कैसी है। यही कला का इस समय मैंने उपयोग किया और ये जमींदार की शर्त को इस तरह से जीता। अपना खेत बचाना था, यही मेरा धर्म था जो मैंने निभाया। पिता गोकुल उसकी बात सुन कर के इतने खुश होते हैं कि गोकुल की आँख में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और वो गोकुल और उसकी पत्नी अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। ये थी कहानी बुद्धि का उपयोग। तो दोस्तों, बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें। फिर हम हाजिर होंगे अगले शनिवार फिर से एक मज़ेदार कहानी के साथ।